यस गाइज, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अपना असर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है ना। असर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखा था जो अपना आएगा ऑडिट जब हम करेंगे ना, एक्चुअल में कब कैसे प्रोसीजर्स करने हैं, तब मैं आपको बताऊंगा भैया उसका क्या कितना ज्यादा रिलेवेंस है, ठीक है बेटा। अभी देखो हम आगे बढ़ेंगे अपने नोट्स के थ्रू, ठीक है ना। अभी हम नोट्स का पार्ट कवर कर लेंगे फटाफट। ओके चलो तो देखो, सबसे पहला चीज आता है यहाँ पे स्कोप ऑफ ऑडिट। ये हमने कवर कर चुके हैं, बातों में अपने ये चीज कवर हो गई कि ऑडिट के स्कोप में क्या क्या चीजें कवर होती है, ठीक है। सबसे पहला हमने क्या देखना है सर, जो भी स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब क्या। सबसे पहले तो स्कोप मतलब क्या, तो स्कोप मतलब सर ऑडिट में क्या क्या कवर होता है। जब मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, अभी मैं किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए अपॉइंट हो गया, ऑडिटर करके अपॉइंट हुआ। अभी मैं जब ऑडिटर करने जाऊंगा तो मैं क्या क्या चीजें बेसिकली कवर करूंगा ऑडिट में, क्या चीजें ध्यान में रखूंगा। अभी काफी सारी ऐसी चीजें रहेगी, काफी सारी दिमाग में थिंग्स आएंगे मेरे कि भाई पहले तो समझ के ले लो एंटिटी को, दैट इज व्हाट ऑल थिंग्स अबाउट इन डिटेल। अभी मुझे सिर्फ ये भूलना है कि ऑडिट का पर्सपेक्टिव क्या है, उस लेवल पे मुझे स्कोप करना है डिसाइड, ठीक है, ऑडिट के पर्सपेक्टिव लेवल पे। तो सबसे पहला मेरा पर्सपेक्टिव क्या आता है भाई कि मुझे ऑडिट में ओपिनियन देना है, ठीक है। ओपिनियन देना है किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे वो कहां से बनेंगे बेटा, जो भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे एंटिटी। अभी वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है क्या, सफिशिएंट है क्या, रिलेवेंट है क्या, दैट इज व्हाट करना, कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स वाई आपका सबसे पहला स्कोप क्या बन गया बेटा कि सेटिस्फाई कर लो। क्या बोले कि सेटिस्फाइड हो क्या, देखो आप खुद सेटिस्फाइड हो किसके रिगार्डिंग कि सर ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना बेटा, ये रिलायबल है, कि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे हम भरोसा रख सकते हैं। तो ये रिलायबल है क्या, रिलायबिलिटी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, इससे सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। तो रिलायबिलिटी क्यों, बिकॉज ये रिलायबल रहेगा तभी सर क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, जो रिक्वायरमेंट है वो बनेगा। सेकेंड थिंग, सर ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है क्या अपना ओपिनियन देने के लिए, ऑडिट करने के लिए। तो मैं चला गया मैनेजमेंट के पास, एंटिटी के पास, उनको बोला सर अभी हमें रेवेन्यू को ऑडिट करना है। वो बोले ठीक है सर, रेवेन्यू का ऑडिट करना है, आपको क्या दूं मैं। वो बोले कि हम सिर्फ सेल्स का जनरल लेजर देंगे। क्या बोले, सिर्फ सेल्स का जीएल देंगे। आप मुझे बताओ सेल्स के जीएल में सिर्फ मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा क्या। एब्सोल्युटली यस सर, मिलेगा। बट सर अगर कॉम्प्लेक्सिटी है एंटिटी में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज इसके जो अदर डिटेल्स हैं कि ये कस्टमर के अदर डिटेल्स मुझे सेल्स जीएल में कवर ही नहीं होते हैं, तो फिर मुझे उनसे तरफ से सेल्स का रजिस्टर लगेगा, उसके रिगार्डिंग मुझे डिस्पैच का इंफॉर्मेशन लगेगा, बिकॉज सेल्स के जीएल में तो डिस्पैच का इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। अगर मैनेजमेंट मुझे बोल रहा है भाई कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हम आपको सिर्फ सेल्स का जीएल देंगे, तो नहीं चलेगा ना, दैट इज नॉट सफिशिएंट। मुझे तो रजिस्टर के कुछ आइटम्स लग सकते हैं, बिकॉज रजिस्टर में तो इनवॉइस के प्रॉपर डिटेल्स रहेंगे। वो इनवॉइस के लिए सेल्स ऑर्डर क्या था, तो वो ऑर्डर के डिटेल्स रहेंगे। मैं आपको सेल्स का प्रोसीजर बताऊंगा तब आपको डिटेल में समझ जाएगा ये चीज, ठीक है। तो मुझे जो भी रिलेवेंट अदर चीजें हैं जो जीएल में नहीं रहती है भाई, उसके लिए तो आपके तरफ से सेल्स का रजिस्टर लगेगा। उसके बाद में मुझे डिस्पैच के डिटेल्स लगेंगे। डिस्पैच मतलब जो आपने आउटवर्ड किया, गुड्स का आउटवर्ड किया, सेल किया, डिस्पैच डिलीवरी किया, उसके डिटेल्स लगेंगे। बिकॉज मुझे टेस्टिंग करना है वो ट्रांजैक्शन का, तो मुझे देखना पड़ेगा ना एक्चुअल में डिलीवरी हुआ या नहीं हुआ, नहीं तो फेक ट्रांजैक्शन हो सकता है। सो दैट्स वाई मुझे ये सब चीजें लगेगी। तो आप मुझे सिर्फ ऐसा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देके मतलब नहीं है, विच इज नॉट सफिशिएंट। तो आई हैव टू बी सेटिस्फाइड। फर्स्ट स्कोप क्या ऑडिट का भाई, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे आप ऑडिट कर रहे हो, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ऑडिट कर रहे हो, यू हैव टू बी सेटिस्फाइड कि वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपका क्या है बेटा, रिलायबल है एंड सफिशिएंट है। परफेक्ट, क्लियर विद दिस वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज जब वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल रहेगा, सफिशिएंट रहेगा, तभी तो उसके बेसिस पे जो बने हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो सही होंगे। परफेक्ट, क्लियर विद दिस, एक मेजर पॉइंट कवर हो गया। अभी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपने कवर करना है कि जब मैं एंटिटी का ऑडिट करने जा रहा हूं, तो एंटिटी के ऑडिट में मेरी सभी एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए। अभी एंटिटी के ऑल एस्पेक्ट्स, क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं एंटिटी के, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर इनके जो भी एसेट्स हैं। अभी आप क्या करोगे, जब एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेश्चन आता है आपको, तो आपने फटाफट बैलेंस शीट याद कर लेना है। एसेट्स है, लायबिलिटीज है, बैलेंस शीट खत्म हो गया। उसके बाद में P&L याद करना है, क्या कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस है, उसके बाद एक्सपेंसेस के
ट्रांजैक्शन से। परफेक्ट। इनकम एंड एक्सपेंसेस, इसको अलग से बाइफिकेट मत करना, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, बेसिकली ये चीजें वैसे मत करो, ऑपरेशंस वगैरह, पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। परफेक्ट। इसके बाद मैंने बोला जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस है वो भी देखना मुझे जरूरी है भाई, एंटिटी के लॉज एंड रेगुलेशन। सर क्यों देखेंगे, हम तो स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस की क्या जरूरत पड़ गई हमें देखने की? बेटा लॉज एंड रेगुलेशंस इसलिए देखेंगे बिकॉज यहाँ पे अगर कोई पेनल्टी आता है, एंटिटी को कोई कैश आउटफ्लो होता है, तो उसके रिगार्डिंग अपने प्रोविजन करना जरूरी है। प्रोविजन का जरूरत पड़ सकता है, परफेक्ट है ना, प्रोविजन का जरूरत पड़ सकता है। अगर सर प्रोविजन का जरूरत नहीं है बिकॉज वो बहुत ही अनसर्टन फ्यूचर इवेंट है, बट आपका 37 बोलता है इंडेस कि सर अगर आपको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बनता है वहां पे, तो आपको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का सबसे पहला बेटा आप बोलोगे मुझे, ठीक है, आप आंसर दोगे, बाद में चेक करोगे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का अकाउंटिंग एंट्री आएगा क्या। आपने आंसर देना है आपके मोबाइल को, मेरे पास सेंसर है, मुझे पता चल जाएगा कि आप क्या आंसर दोगे। और आपने आंसर अगर दिया है सर, मुझे क्वेश्चन क्या है वो सबसे पहले सुन लो कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का एंट्री बनेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या सिर्फ डिस्क्लोजर होगा, या दोनों चीजें होगी, या बोथ, ओनली एंट्री, ओनली डिस्क्लोजर, या बोथ। आपने आंसर दिया, यस एब्सोल्युटली दिया आपने आंसर। अगर आपने आंसर दिया बेटा कि सिर्फ डिस्क्लोजर होगा तो आपका आंसर सही है सिर्फ डिस्क्लोजर होता है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का। आपके कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में सर एंट्री नहीं होती, अगर एंट्री करनी है तो वो बोल देंगे हम प्रोविजन, सही है। एंड इसका बोथ तक सवाल ही नहीं आता, जब एंट्री नहीं होती तो बोथ का तो सवाल ही नहीं आता, इसका सिर्फ डिस्क्लोजर चाहिए। अभी मुझे बोलना सर अपने लिए क्यों रिलेवेंट था बेटा ये, बिकॉज अगर डिस्क्लोजर भी आता है तो अपने अभी देखे हैं लास्ट लेक्चर में कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इज वन ऑफ आवर असर्शन, एंड ये जो असर्शन आएगा ये है विथ रिस्पेक्ट टू मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो अगर मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनसफिशियंट, इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर है, क्या बोला मैंने, इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर है, तो आपका मटेरियल मिसस्टेटमेंट आएगा क्या, इसको बोला था हमने क्या बेटा, डिस्क्लोजर डिफिशियंसी। अगर आपको याद है तो इसको हमने डिस्क्लोजर डिफिशियंसी बोला था, याद है आपको, मैंने बोला था ना आपको लास्ट लेक्चर में, तो डिस्क्लोजर डिफिशियंसी। और ये डिस्क्लोजर डिफिशियंसी अगर कुछ रहता है सर, क्या बोला मैंने, डिस्क्लोजर डिफिशियंसी है तो आपका क्या होगा सर, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा। एंड दैट्स वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये होना बहुत जरूरी है, क्या, डिस्क्लोजर होना। अगर ये भी डिस्क्लोजर नहीं जाता है तो दिस इज कंसीडर्ड टू बी द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट का आपके ऑडिट के ओपिनियन आ सकता है, ठीक है, इंपैक्ट हो सकता है, सही है, क्लियर विद दिस। तो ऐसे सभी एस्पेक्ट्स अपने देखने हैं, लॉ एंड रेगुलेशन देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी लॉज एंड रेगुलेशंस देख लिया सर, एसेट्स देख लिए, लायबिलिटीज देख लिए, रेवेन्यू देख लिए, एक्सपेंसेस देख लिए, इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बच गया अपना, जब हम डिस्क्लोजर्स बोल रहे हैं तो डिस्क्लोजर्स में एफएस में जब डिस्क्लोजर देते हैं तो समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आता है, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होने हैं भैया, क्या होते हैं सर ये, अरे आपको पता है ना, ढूंढ लो कि मैनेजमेंट अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी रखता है, मैं बोला बैलेंस शीट है, ये 2 साल है, ठीक है, मेरे इन्वेंट्री को वैल्यू करता हूं मैं, सबसे पहले तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कौन से मेथड्स के साथ होता है, आपने पढ़ा होगा AS2 में, ठीक है ना, AS2 अलाउड मेथड्स आर इधर फीफो के बेसिस पे आप कर सकते हो सर, या इधर आप वेटेड एवरेज के बेसिस पे कर सकते हो। लिफो अलाउड है क्या, लिफो अलाउड नहीं है सर, वेटेड एवरेज या फीफो कर सकते हैं, लिफो अलाउड नहीं है, ठीक है ना, तो इधर फीफो करो या वेटेड एवरेज करो। सर फीफो या वेटेड एवरेज में से लास्ट ईयर जो कंपनी ने फॉलो किया था ना बेटा, वो था फीफो। अभी यूजुअली क्या होता है सर कि ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी होता है ये कंसिस्टेंट है क्या, ये अपने को चेक करना जरूरी है, कंसिस्टेंट है क्या। अगर सर कंसिस्टेंट है तो फिर तो कोई बंदा ही नहीं, बट अगर सर कंसिस्टेंट है मतलब क्या कि कोई चेंज हुआ है क्या ड्यूरिंग द ईयर। अगर मैं बोलूं सर फीफो है, ड्यूरिंग द ईयर भी फीफो से ही वैल्यू किया, लास्ट ईयर भी फीफो से ही था, प्रीवियस ईयर्स में भी फीफो से ही था, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कंसिस्टेंट है, तो देयर इज नो चेंज। अगर कोई चेंज नहीं है तो कोई रिक्वायरमेंट है कि आगे की चीज करने की, कोई भी जरूरत नहीं सर। बट सर अगर ड्यूरिंग द ईयर में बोलूं कि ये फीफो का इन्होंने कर दिया चेंज टू वेटेड एवरेज, क्या बोला मैंने, वेटेड एवरेज कर दिया इन्होंने, तो क्या सर,
तो बेटा आपका एएस इंडेक्स के हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट बनता है कि इसका अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर होना जरूरी है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी यू हैव टू डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द एस्पेक्ट बनता है कि एंटिटी के जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज थे उसमें कोई सर चेंजेस है क्या, कंसिस्टेंट है क्या, उसमें कोई चेंजेस है क्या। अगर चेंजेस है तो इन दैट केस उसका अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर हुआ या नहीं हुआ। सही है, क्लियर विद दिस। तो ये सब चीजें देखनी जरूरी है। इनका नेचर ऑफ बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ बिजनेस, प्रोडक्ट्स वगैरह सब चीजें कंसिडर करना जरूरी है ना। रिलेटेड पार्टीज के साथ कितना ट्रांजैक्शन होता है। रिलेटेड पार्टीज मतलब समझता है ना, भाई बहन जैसा, ठीक है ना। तो कंपनी का रिलेटेड पार्टीज में यूजुअली कौन कौन आता है, ये कंपनी जिसका आप ऑडिट कर रहे हो उसका होल्डिंग कंपनी। अरे आपको रिलेशनशिप समझता होगा ना ये। अगर मैं कंपनी बोलूँ, कंपनी मतलब जिसका आप ऑडिट कर रहे हो सर, अभी ये कंपनी उसका होल्डिंग कंपनी मतलब जो इसमें मोर देन 50% होल्डिंग कर रहा है, ये कंपनी किसी और में होल्डिंग कर रहा है तो सब्सिडरी मोर देन 50%। अगर ये 20 to 50% तक कर रहे हैं मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे कंट्रोल होता है। अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो ये बनेगा आपका एसोसिएट, ठीक है। अभी इसके साथ में सिस्टर कंसर्न वगैरह बनेंगे, होल्डिंग का सब्सिडरी मतलब ये हो गए सिस्टर कंसर्न, इसको बोलते हैं सिस्टर कंसर्न, ठीक है। आपने नाम अगर कभी सुना रहेगा तो इसको बोलते हैं बेटा सिस्टर कंसर्न, ठीक है। मैं आपको एक बार बस बता देता हूँ डायग्राम, यह वह आपका सिस्टर कंसर्न, ठीक है, सिस्टर कंसर्न। तो मुझे क्या देखना है भाई कि इनके जो रिलेटेड पार्टीज है, अभी ये तो जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बोला है, इतने बाकी के भी आएंगे। तो अपने क्या देखना जरूरी है कि ये रिलेटेड पार्टीज के साथ कोई ट्रांजैक्शंस हुए हैं क्या। क्यों सर, क्या जरूरत है भैया, सिंपल सी बात है। अगर रिलेटेड पार्टीज के साथ बहुत ही ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं तो मतलब फ्रॉड का चांस बहुत ज्यादा है ना। बिकॉज अपनों के साथ मजे करना है, अपनों के साथ बेसिकली कुछ झोल करना है तो बहुत इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू व्हाट दूसरों के साथ झोल करना। सो दैट्स वाई रिलेटेड पार्टीज का रिस्क बहुत बड़ा है। तो रिलेटेड पार्टीज के साथ कितना ट्रांजैक्शंस होता है, ये सब चीजें एस्पेक्ट्स आपको एंटिटीज के कंसिडर करने बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज व्हाट योर वन ऑफ द स्कोप कि सर कवरेज करो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर व्हाट एंटरप्राइज। क्लियर विद दिस, आई होप यू गाइज आर क्लियर। चलो, तो सबसे पहला क्या हुआ सर, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना वो रिलायबल है क्या, सफिशिएंट है क्या बेटा। उसके बाद में इंटरप्राइज के सभी एस्पेक्ट्स कवर कर लो। इसके बाद में वेदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड, जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड की है क्या इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो आप देखोगे। अभी ये कैसे देखोगे भाई, कंपेयरिंग विथ व्हाट द सोर्स डेटा। तो उसका अकाउंटिंग डेटा देख लो, उसमें जो दिया है एंड सोर्स डेटा एविडेंसेस देखो, दोनों मैच हो रहे हैं क्या। यही तो आपका वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर हुआ, सही है ना। तो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड बाय कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द सोर्स डेटा इन बेसिस ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट्स। तो कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द सोर्स डेटा, तो सोर्स डेटा से तो हम चेक कर लेंगे, बट सर ये क्या बोला आगे, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट। मैनेजमेंट का जजमेंट सर, अभी मैनेजमेंट का जजमेंट कहाँ पे आएगा बेटा। सबसे पहली चीज जब मैनेजमेंट का जजमेंट आएगा दैट इज व्हाट योर प्रोविजंस, सही है ना। प्रोविजंस में मैनेजमेंट का जजमेंट आएगा। अगर सर मैनेजमेंट का जजमेंट आता है तो इसमें हम ऑडिट कैसे कर सकते हैं। सिंपल सी बात है यार, प्रोविजन बोल रहा है, प्रोविजन का मैं एग्जांपल ले लेता हूं ग्रेच्युटी। आपको ग्रेच्युटी पता है, पता ही होगा। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स में आपने पढ़ा रहेगा ना ग्रेच्युटी के रिगार्डिंग। तो देख लो बेटा, जो भी एम्प्लॉई 5 साल तक काम करेगा, ठीक है ना, जो भी एम्प्लॉई 5 साल तक कोई काम करेगा एंटिटी में तो उसको ग्रेच्युटी का सिस्टम होता है आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। तो कंटिन्यूअस 5 इयर्स ऑफ सर्विस होना चाहिए, वो टैक्सेशन में दिया है कंटिन्यूअस 5 इयर्स। अगर मैं मान लूँ सर यही है, एंटिटी का पॉलिसी क्या है वगैरह वो सब देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सर ग्रेच्युटी का इसको पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो डिपेंड करता है ये 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस देता है या नहीं देता है, ठीक है। अभी जब मैंने बोला कि सर ये ग्रेच्युटी के लिए एप्लीकेबल होना है, बट आज जब मैं हूँ, आज ये एम्प्लॉई 2 साल हो गए इसको, अभी अगर मैं बोलूंगा सर ये 5 साल तक टिक गया, ये 5 इयर्स हो गए इधर टिक गया वो, तो इसको जो ग्रेच्युटी एप्लीकेबल होगी ये तो पूरे इधर के 5 साल की होगी ना, इधर के 5 साल की पूरी होगी। सो सर इधर मैं डायरेक्टली पूरा एक्सपेंडिचर बुक करूंगा तो चलेगा क्या, बिकॉज एक्चुअल में तो यहाँ पे पता चल रहा है कि एक्चुअल में मिलेगा या नहीं मिलेगा। नो ना बेटा, एक्रूअल सिस्टम
अगर मैं बोलूँ भाई ये 5 साल टिक गया तो इसका तो एक्रू इधर हो गया, फर्स्ट ईयर का इधर एक्रू हुआ, सेकेंड ईयर का इधर हुआ, थर्ड का इधर हुआ, फोर्थ का इधर हुआ, तो हर साल में एक्रू हुआ। तो व्हाट टू डू, तो इसीलिए तो बनाते हैं ग्रेच्युटी का प्रोविजन। बट सर अभी ये ग्रेच्युटी का प्रोविजन बनाना तो सही है, बट कैसे बनाए, अभी हमें पता ही नहीं इस साल में। अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, देख लो कहाँ पे बैठे हम, अभी हम बैठे हैं इस पर्टिकुलर ईयर में 2 साल तक। अभी हमें पता ही नहीं ये एम्प्लॉय 2 साल तो टिक गया, ये आगे 3 साल और टिकेगा या नहीं टिकेगा। बिकॉज अगर टिकेगा तो फिर यहाँ तक का ग्रेच्युटी अराइज हो जाएगा, बट अगर नहीं टिकेगा तो इसका ग्रेच्युटी नहीं आएगा। बट अगर मैं टिकेगा इसके बेसिस पे कर दूं तो यहाँ तक प्रोविजन तो आ जाएगा, बट एक्चुअल में नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर उसने छोड़ दिया, तो फिर क्या करें। तो ये रिवर्स करो, तो कितना अप्रोप्रिएट है, दैट इज व्हाट यू विल हैव टू एस्टिमेट। ये कौन एस्टिमेट करेगा, दिस इज एस्टिमेटेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का जजमेंट रहेगा। सर अभी ये किस बेसिस पे करेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय टिकेगा नहीं टिकेगा, तो यहाँ के लिए इन्होंने बहुत सारे एजम्पशंस लेने पड़ते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से सुनना, दिल लगा के सुनना एकदम 100%। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही है, बहुत प्रैक्टिकल बातें हो रही है। ठीक है, अभी मैं क्या बोला बेटा, आप कुछ एजम्पशंस लोगे, मैनेजमेंट कुछ एजम्पशंस लेगा। सबसे पहला, यूजुअली मैनेजमेंट का क्या एट्रीशन रेट होता है। एट्रीशन रेट पता है आपको, एट्रीशन रेट मतलब रेट ऑफ लिविंग एम्प्लॉयज, कि एम्प्लॉय कितना छोड़ के जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 10% एम्प्लॉय हर साल छोड़ के जाते हैं, ये मैं कंसिडर कर रहा हूं। सो जो भी मैं टोटल एम्प्लॉय के बेसिस पे प्रोविजन बनाऊंगा उसमें मैं 10% कंसिडर करूंगा क्या, नो सर। ठीक है, आई वोंट कंसिडर दैट। तो ये एजम्पशन हुआ मेरा एट्रीशन रेट। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ग्रेच्युटी मिलेगा, ये एक्सपेंडिचर जो 5 साल बाद हो सकता है एक्रू, वो मेरा होगा इस पर्टिकुलर ईयर में जो सैलरी है उसके बेसिस पे। सही है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर का सैलरी, फोर्थ ईयर का सैलरी, फिफ्थ ईयर का सैलरी। बट अभी प्रॉब्लम तो एक ही है कि इस साल पहले ईयर में इसको सैलरी था 10,000 रुपये। लेट से मैंने बोला 10,000 नहीं, थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, 50,000। ठीक है ना, इसके बाद में इसको बना लेट से 60,000, इसके बाद में इसका सैलरी हो गया 80,000, इसके बाद में इसका सैलरी हुआ फोर्थ ईयर में 1 लाख, तो 100K। इसके बाद में इसका सैलरी हुआ 120K। अब क्या करें सर, अपने को तो पता ही नहीं है, हम तो बेटे हैं आज तो ये है, दिस इज व्हाट टुडे। हमको क्या पता कि नेक्स्ट ईयर कितना होगा, नेक्स्ट ईयर कितना होगा, उसके नेक्स्ट ईयर कितना होगा। बिकॉज ये तो सब डिपेंड करेगा इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ दैट एम्प्लॉय, इंक्रीमेंट रेट। तो व्हाट शैल बी द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीमेंट रेट ऑफ सैलरी, वो भी तो एजम्पशन करना पड़ेगा। सो इसी काफी सारी चीजें आपको एज्यूम करनी पड़ेंगी, किसको, मैनेजमेंट को। अभी मैनेजमेंट ये सब जजमेंट करेगा, ये एब्सोल्युटली सही है। तो आप क्या करोगे वहां पे जाके फिर आप तो ऑडिटर हो बेटा, आप गए एंटिटी में, एंटिटी ने बोले, मैनेजमेंट ने बोले, आपको बैलेंस शीट में इसका प्रोविजन दिख गया। लेट से मैं मान लेता हूं कि इन सब एजम्पशंस के बेसिस पे, इसके बाद और भी 2-3 आएंगे, एंड इसके बेसिस पे ये वैल्यूएशन करेगा एक्चुरी। अगर आपको नहीं पता तो एक्चुरी एक बहुत बड़ा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, जो इंश्योरेंस में वगैरह ऐसे एस्टिमेट्स के लिए काम करते हैं। सही है, तो एक्चुरी क्या करेगा भैया, इसका वैल्यूएशन करेगा। एंड दैट इज मैंडेटरी कि ग्रेच्युटी का वैल्यूएशन जो होता है, ग्रेच्युटी का ये जो प्रोविजन का कैलकुलेशन वैल्यूएशन जो होता है, दैट वैल्यूएशन हैज टू बी डन बाय द एक्चुरी, दैट इज मैंडेटरी। मैनेजमेंट सिर्फ नहीं करेगा, मैनेजमेंट तो एजम्पशंस देगा उनको, ये एजम्पशंस मैनेजमेंट करेगा, बट बेटा इसका जो एक्चुअल में वैल्यूएशन होगा, दैट वैल्यूएशन विल बी परफॉर्म बाय होम, एक्चुअली। सही है, क्लियर विद दिस। तो ये बहुत चीज़ें अच्छे से अपने ध्यान में रखना है। अभी पॉइंट क्या आता है, देख लो सर, ये एजम्पशंस वगैरह मैनेजमेंट कर लिया, वैल्यूएशन एक्चुअली ने कर लिया, ऑडिटर क्या करेगा ऑडिटर तो गया मैनेजमेंट के पास, उसको बैलेंस शीट में कुछ प्रोविजन दिखा, अप्रोक्सीमेटली मैं बोलता हूँ प्रोविजन था कुछ अमाउंट ऑफ रुपीज, लेट से 80 लाख रुपीज का कुछ प्रोविजन था। अगर मैं बोलूँ सर 80 लाख का कुछ बैलेंस शीट में मुझे प्रोविजन दिख रहा है, तो मैं क्या करूँ अभी। मैनेजमेंट के पास बोला, मैनेजमेंट को बोला मैंने, भाई इसका मैंने बैकअप दो। उन्होंने क्या किया, मुझे एक्चुरी का वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दिया। मैं बोला ठीक है यार, मैं तो मान सकता हूँ, एक्चुरी तो वेल क्वालिफाइड बंदा है, ये सब चीज़ें ठीक है। बट ऑडिटर क्या करेगा, तो ऑडिटर को टेस्ट करना पड़ेगा ये एक्चुअली ने किस बेसिस पे वैल्यूएशन किया। ठीक है,
बेसिस ऑफ वैल्यूएशन बाय एक्चुअरी। तो एक्चुअरी तो इन बेसिस पे करेगा ना जो मैनेजमेंट ने एजम्पशंस दिए। अभी सर मुझे बताओ बेटा, ये एजम्पशंस ही गलत है। मैनेजमेंट बोल रहा है सर इंक्रीमेंट रेट जो होगा वो 15% होगा, बट लास्ट 5 साल का अगर हम ट्रेंड देखें, ये पास्ट ईयर्स, तो पास्ट ईयर्स में ट्रेंड है कि सर 5% से ही एवरेज इंक्रीमेंट होता है हर साल। तो इस साल इसी क्या बात हो गई कि इन्होंने 15% कंसिडर कर लिया भाई, सही है। तो दिस इज नॉट इन लाइन विथ प्रायर ईयर्स का ट्रेंड। तो ऑडिटर विल हैव टू टेस्ट कि ये सही है या नहीं है, इसका बेसिस कितना वैलिड है। तो वैलिड है क्या ये बेसिस, ये रीजनेबल है क्या, ये इंपॉर्टेंट है ऑडिटर को चेक करना। तो ऑडिटर चेक कर सकता है, एब्सोल्युटली यस। ऑडिटर क्वेश्चन कर सकता है इसके ऊपर, एब्सोल्युटली यस। ऑडिटर विल हैव टू टेस्ट कि सर ये बेसिस जो है, एजम्पशन जो है, ये कितना वैलिड है, कितना रीजनेबल है, ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद बेटा आपका आएगा कि ये एट्रिशन रेट, सेम मैनेजमेंट बोल रहा है सर एट्रिशन हमारा 8% ही होगा, बट सर लास्ट हम 5 साल 10 साल का ट्रेंड देखें तो आपका एट्रिशन अराउंड 15% के आसपास होता है हर साल। क्या बात कर रहे हो यार सर, 8% किस बात से ले लिया सर? वो बोलेगा मैनेजमेंट, अरे यार हम तो प्रिकॉशंस ले रहे हैं। भाई आपके प्रिकॉशंस लास्ट के 5 साल में क्या गए थे, क्या प्रिकॉशंस लास्ट के 5 साल में लिए, और अभी ऐसा क्या रीजन है, क्या प्रिकॉशन ले रहे हो कि जिसके वजह से इतना कम हो जाएगा एट्रिशन, मुझे बताओ आप। फिर देखना पड़ेगा भाई कितना रीजनेबल प्रिकॉशन है, उसके वजह से सच में इतना इंपैक्ट आने वाला है क्या, सही है। दैट ऑल थिंग्स द ऑडिटर विल असेस। अभी मुझे बताओ, ये सब मैनेजमेंट के अगर जजमेंट्स हैं तो इसका हमें बेसिस चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जजमेंट कितना सही है। किन बेसिस पे आप बोल रहे हो सर कि 8% लेंगे, किन बेसिस पे आप बोल रहे हो कि आपका इंक्रीमेंट रेट 15% रहेगा? नो यार, नहीं चलेगा। आपने हमें बेसिस देना है, वो बेसिस का हम चेक करेंगे कितना वैलिडिटी है, क्या रीजनेबल है या नहीं है। अगर वो है तो मानेंगे, नहीं है तो यू विल हैव टू रेक्टिफाई। क्लियर विद दिस इज ऑडिटर्स ड्यूटी। ये ऑडिटर करना पड़ेगा, ऑडिटर को ये करना ही पड़ेगा, इधर कोई ऑप्शन नहीं। परफेक्ट। एंड दिस इज व्हाट मेजर स्कोप ऑफ द ऑडिट। अगेन आ जाता है आपका क्या बेटा कि सोर्स डेटा का तो टेस्टिंग कर लोगे, कंपैरिजन करोगे, बिकॉज वहां पर तो डायरेक्ट फैक्ट है यार। जो एक ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन देख लिया भाई, इधर इतना का ट्रांजैक्शन हुआ, इतने का ही बुकिंग हुआ, क्या दैट इज तो फैक्ट। वहां पे तो कुछ जजमेंट है ही नहीं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऐसी प्रोविजंस, ऐसी चीजें जहां पे मैनेजमेंट का जजमेंट आता है। अगर मैनेजमेंट का जजमेंट आता है तो विल हैव टू चेक कि इसका जो बेसिस ऑफ जजमेंट है वो कितना सही है। दैट्स व्हाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका ये कि बेसिस ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट आपको चेक करना है भैया। क्लियर विद दिस। द नेक्स्ट स्कोप आया आपका नो परफॉर्मेंस आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस। ये ऑडिटर के एंगल पे सोचो आप, ये थोड़ा ऑडिटर के एंगल पे सोचो। क्या बोल रहा है भाई, आप मुझे बताओ। मैं ऑडिटर हूं, ठीक है। अभी मैं चला गया मैनेजमेंट के पास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बेटा देख लो, मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा एक एग्जांपल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक डिस्क्लोजर लिखा है, एक डिस्क्लोजर दिया है, डिस्क्लोजर से, नोट्स टू अकाउंट से, डिस्क्लोजर से, उसमें एक डिस्क्लोजर है टैक्सेशन के लायबिलिटी का। क्या बोले, टैक्सेशन का कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ये मैनेजमेंट ने दिया हुआ है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है टैक्सेशन का। अभी मैं हूं स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सही है। चलो मैंने काम किया डेलॉइट में। अभी डेलॉइट का मैं अगर एग्जांपल लूं तो डेलॉइट में तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, स्टैट ऑडिट का अलग डिपार्टमेंट है, सही है। टैक्सेशन का अलग डिपार्टमेंट है, टैक्स में भी डायरेक्ट टैक्स का अलग डिपार्टमेंट है, इनडायरेक्ट टैक्स का अलग डिपार्टमेंट है, आईडीटी का अलग से डिपार्टमेंट है, लॉ का अलग से डिपार्टमेंट है, सब इंटरनल ऑडिट का अलग से डिपार्टमेंट है, सब अलग अलग डिपार्टमेंट है। अभी मैं बैठा इस फंक्शन में, अभी जब मैं स्टैट ऑडिट में बैठ रहा हूं तो मुझे टैक्स का इतना नॉलेज है क्या? नॉट एट ऑल। तो वेदर आई एम एबल टू परफॉर्म, कॉम्पिटेंट हूं क्या मैं? नहीं सर। तो मुझे बोलो, जब मुझे यहाँ पे मैनेजमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर में कुछ दिख रहा है, टैक्सेशन का कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ये बोल रहा है सर कि कुछ हमें डिमांड नोटिस मिला है और ये डिमांड नोटिस के ऊपर हमने कुछ अपील किया है। क्या बोले, अपील किया है, कोर्ट में अपील किया है हमने, कमिश्नर के पास अपील किया है, वट एवर द लेवल ऑफ अपील। अगर मैं बोलूं कि ये अपील किया है और इसका डिमांड जो है दैट अमाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से है कुछ 50 लाख का, एंड सर ये बड़ा अमाउंट है, ये छोटा मोटा चिंदी अमाउंट नहीं है, ये बड़ा अमाउंट है सर, 50 लाख का अमाउंट है, ठीक है। अगर मैं बोलूं सही ये मटेरियल अमाउंट है, एब्सोल्युटली यस, ठीक है,
अभी मैं बोल रहा हूं आपको मटेरियल है, डिपेंड करेगा एंटिटी, मैं बोल रहा हूं मान रहा हूं ये मटेरियल अमाउंट है, मटेरियल अमाउंट है एब्सोल्युटली यस, बट अभी इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज आएगा, सर ये मैं एसेस कर सकता हूं क्या कि एक्चुअल में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होना चाहिए या इसका प्रोविजन भी बनना चाहिए, बिकॉज इन्होंने डिस्क्लोजर तो कर दिया, अगर ये मेरा प्रोविजन बन जाएगा 50 लाख का तो मेरा प्रॉफिट 50 लाख से डाउन, समझ रहे हो क्या, ये मेरा प्रोविजन बन जाएगा 50 लाख का तो प्रॉफिट 50 लाख से डाउन। अभी कब प्रोविजन बनेगा कब नहीं बनेगा ये तो डिपेंड करेगा, ये अपील किसके फेवर में आता है, एंटिटी के फेवर में आता है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में आता है। अभी तो मुझे तो पता नहीं भाई इसमें कितना प्रोबेबिलिटी है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये डिपेंड करेगा सर प्रोबेबिलिटी क्या है इसका अपील का फेवर में आने का। अभी मुझे बताओ अगर मुझे नहीं पता तो व्हेन द आई शुड आस्क दिस टैक्स का डिपार्टमेंट कि भाई आप असेसमेंट करो, आप क्या करो, आप देखो ना, आप हमें गाइड करो यार थोड़ा, आप हमें थोड़ा गाइड करो, आप आओ हमारे पास एंड देखो भैया ये जो डिमांड नोटिस मैनेजमेंट बोल रहा है कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 50 लाख का है, ये अनसर्टेन है सर, आने का चांस नहीं है, बिकॉज मैनेजमेंट बोल रहा है इतना ज्यादा भरोसा नहीं है सर, 50-50% चांसेस है, एंड दैट्स वाई मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ सर कि ये इसका कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होना चाहिए, कुछ रीजंस के वजह से प्रोविजन नहीं होना चाहिए। अभी मुझे तो इतना ज्ञान है नहीं टैक्स में, तो क्यों ना आप मुझे हेल्प करो। ये मैं किसको बोल रहा हूँ, मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मैं बोलूंगा मेरे टैक्स डिपार्टमेंट के पार्टनर को, वो बोलेंगे हाँ सर हम आपकी मदद करेंगे। सर लॉ अलाउड करता है ऐसा? यस बेटा, आपका स्टैंडर्ड होता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जिसमें स्पेसिफिक स्टैंडर्ड दिया है फॉर द ऑडिटर्स एक्सपर्ट। क्या बोला मैंने, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड दिया है फॉर द ऑडिटर्स एक्सपर्ट 600 सीरीज में, एंड दैट्स वाई यहां पे काम करेगा आपका ऑडिटर्स एक्सपर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, ऑडिटर्स एक्सपर्ट। सो वेदर सर ऑडिटर किसी एक्सपर्ट बंदे को इन्वॉल्व कर सकता है? एब्सोल्युटली यस, उसको करवाना ही पड़ेगा इफ ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो टैक्सेशन है तो टैक्सेशन के लिए वो एक्सपर्ट ले सकता है। ऐसा ही कोई सीन हुआ, देख लो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं, ठीक है, अभी फार्मास्यूटिकल कंपनी का ऑडिट करने जाऊंगा और वहां पे जाके मैं देखूंगा भाई इनका इन्वेंट्री क्या है, सिरिंज है, ऐसे दवाई की बोतल है, मुझे तो कुछ नहीं समझता भाई ये दवाई की बोतल कितनी वैलिड है, क्या है क्या नहीं है, ये एक्चुअली में इन्वेंट्री है या नहीं है, और ये कितना इन्वेंट्री यहाँ पे होना चाहिए, ये इन्वेंट्री का बेसिकली कुछ रहना भी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, नहीं रहना चाहिए, बिकॉज अगर एक्सपायरी हो जाता है इन्वेंट्री तो उसके लिए एडिशनल कॉस्ट लगेगा, तो फिर एडिशनल इन्होंने प्रोविजन करना है। बट मुझे पता ही नहीं है यार, एक्सपायरी के बॉटल्स वगैरह देखूंगा दैट इज फाइन, बट कितना वैलिडिटी है, कितना एक्सपेंडिचर आएगा उसको रीमैन्युफैक्चर करने के लिए, इसके लिए तो मुझे ऐसा कोई बंदा चाहिए जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, जिसको ये सब चीजों का ज्ञान है, जो मेडिकल से है। तो क्यों ना मैं ऐसे बंदे को लेके जाऊं ऑडिट करते समय कुछ दिन के लिए कि भाई जब मैं इन्वेंट्री का ऑडिट करूंगा ना तो इन्वेंट्री का ऑडिट में तो एसेस करना यहाँ पे कुछ प्रोविजन आएगा क्या। तो फिजिकल वेरिफिकेशन का आपका एक प्रोसीजर रहता है कि मैं जाऊंगा फिजिकली वेरीफाई करूंगा कि वो इन्वेंट्री एक्चुअल में है क्या एंड उसका कंडीशन है क्या कि वो सेल कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो उसका रीजन क्या है, उसको रीमैन्युफैक्चर करने के लिए फिर से बिजनेस में सेलेबिलिटी कंडीशन में लाने के लिए उसको कितना एडिशनल कॉस्ट लग सकता है, इसका असेसमेंट मैं नहीं कर सकता बिकॉज आई एम आउटसाइड माई कॉम्पिटेंस, एंड दैट्स द रीजन आई विल यूज वन एक्सपर्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री एंड देन इसको बोलूंगा भाई तू मुझे एसेस करके दे इसमें कितना प्रोबेबिलिटी आ सकता है एंड कितना कॉस्ट एडिशनल लग सकता है। सही है, क्लियर विद दिस? सो दैट्स वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बोलते हैं कि आपके स्कोप ऑफ ऑडिट में आपने कंसिडर करना जरूरी है कि यू शुड नॉट परफॉर्म, क्या बोले, यू शुड नॉट परफॉर्म एनी ड्यूटी आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस। क्लियर विद दिस? आपके कॉम्पिटेंस के बाहर आपने कोई भी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करना है बेटा। क्लियर विद दिस? बहुत इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट थिंग स्कोप ऑफ ऑडिट में कि जो भी कंस्ट्रेंट्स आएंगे स्कोप पे उसको आपने कंसीडर करना है। कंस्ट्रेंट्स मतलब क्या कि कुछ अड़थला, कुछ बाधा आएगी सर, मैं जो काम कर रहा हूं उसमें कुछ बाधा आ सकती है, तो मुझे पहले ही एस्टिमेट करना है इसी क्या कंस्ट्रेंट्स हो सकती है कि जो बाधा आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मुझे कोई ऑडिट करने जाना है, कश्मीर में उसका प्लांट है, क्या बोला मैंने, कश्मीर में है, एकदम भारत पाकिस्तान बॉर्डर के तरफ, भाई पॉसिबल है क्या, मुझे बताओ ना यार। तो बाधा आ सकती है भाई, ज्योग्राफिकल सिचुएशन खराब हो सकता है, कुछ मुझे बेसिकली कुछ ऐसे रीजंस की वजह से इट मे बी पॉसिबल कि आई वोंट बी एबल टू गो देयर, है ना, एंड दैट इज द रीजन आई वोंट बी एबल टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर ऑफ दैट रिस्पेक्टिव व्हाटएवर लोकेशन। सो दिस इज व्हाट द कांस्टेंट।
अभी मेरे स्कोप में तो है कि मुझे वो लोकेशन का ऑडिट करना है, बट देयर कैन बी अ कंस्ट्रेंट ऑन दैट स्कोप ऑफ ऑडिट, देन व्हाट आई कैन डू, दिस इज व्हाट आई शुड नो, एंड ये मुझे इंटिसिपेट करना पड़ेगा कि ऐसा कोई कॉन्स्टेंट है क्या भाई, आ सकता है क्या, दैट्स व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि पहले आपके स्कोप में ऐसा कोई पॉइंट कंसीडर कर लो भाई स्कोप ऑफ ऑडिट में कि वेदर देयर कैन बी एनी कॉन्स्टेंट्स ऑन दिस स्कोप। क्लियर विद दिस, कि स्कोप में ही रहने दो भाई, टू कंसीडर द कॉन्स्टेंट्स ऑन द स्कोप which may arise in future. Clear with this? These are what your scope of audit. I hope you guys are clear. मेरे साथ बोलोगे फटाफट अच्छे से। सबसे पहले satisfied होना है सर। पहला पॉइंट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज वेदर रिलायबल एंड सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेकंड थिंग, वेदर द ऑल एस्पेक्ट्स का कवरेज करना है बिजनेस का, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी। Third thing, whether the relevant information is properly disclosed in the financial statements, and this is what you will check by comparing the information with the underlying records, basis records. ठीक है, इसके साथ most important चीज basis of management judgment you have to check how much they are valid and reasonable. Fifth thing, आपने you should not perform any duty outside the scope of competence, and the sixth is any constraint on the scope of the audit. You have to consider this. This is what your next point about the scope of audit. ठीक है, क्लियर विद दिस, मेरे साथ बोले आपने, समझ लिया सब चीजें एकदम डिटेल में, परफेक्ट ना? आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस। यस, अगर कुछ क्वेरी रहेगी तो मुझे बताना। अभी आगे का तो बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन है सर, अकाउंटिंग एंड ऑडिट में डिफरेंस क्या है, फटाफट हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को। ठीक है, चलो सबसे पहले देख लो सब, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है बेटा आपका रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, सही है। अकाउंटिंग मतलब एक प्रोसेस है यार, अकाउंटिंग मतलब एक प्रोसेस है, बट प्रोसेस किसका? इवैल्यूएशन का नहीं, एग्जामिनेशन का नहीं, वो तो बोलता है भाई रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का प्रोसेस है, सही है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्लियर विद दिस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस का प्रोसेस है क्या? अकाउंटिंग। बट ऑडिट क्या है? ये एग्जामिनेशन है कि ये जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए ना, इसके बाद आएगा मेरा ऑडिट, कि ये जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए इसका एग्जामिनेशन करना इज व्हाट आपका ऑडिट। क्लियर विद दिस, परफेक्ट। अरे यार क्या हो रहा है, या हाँ, दिस इज व्हाट पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, दिस इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलो अभी मैं बोलूं नेक्स्ट थिंग, ये हुआ आपका मीनिंग। देखो अब जब एग्जाम में लिखोगे उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम में अपने ऐसे पॉइंट्स का एक कॉलम करना है, देन उसके बाद में दो जो भी डिफरेंसेस आपको पूछेंगे, कोई भी डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आएगा आपने ऐसा करना है। ठीक है, क्लियर विद दिस। सबसे पहले पॉइंट, अभी पहला पॉइंट तो आपका फिक्स रहेगा एग्जाम में, कोई भी आने दो, मीनिंग, मीनिंग तो फिक्स ही है। इसके बाद में सेकंड अपने लेना है नेचर क्या है इसमें। सर अकाउंटिंग का नेचर क्या है? अकाउंटिंग है आपका कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ डेटा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि जो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है भाई, उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हुए, डेटा हुआ, उसका समराइज करना, उसको क्लासिफाई करना अप्रोप्रिएटली, सही है ना? हमने एसर्शन में भी देखा, क्लासिफिकेशन रेवेन्यू है तो रेवेन्यू में बुक करो, कैपिटल है तो कैपिटल में करो, जीएल जो रिस्पेक्टिव जीएल का ट्रांजैक्शन का नेचर है उसी में बुक करो भाई। रेंट का एक्सपेंडिचर ट्रैवलिंग में, ट्रैवलिंग का रेंट में, नो 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 नहीं चलेगा। तो क्लासिफिकेशन, कलेक्शन करना, समराइजेशन करना ऑफ डेटा, व्हाट? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये क्या है आपका? अकाउंटिंग, सही है, क्लियर विद दिस, यही है सिंपल चीज। बट ऑडिट क्या है? ऑडिट तो एग्जामिनेशन, ऑडिट का नेचर में एनालिटिकल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन आएगा, किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का। तो एनालिटिकल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, परफेक्ट, दिस इज व्हाट योर ऑडिट इज। नेक्स्ट थिंग, अभी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलूंगा तो मुझे बताना अकाउंटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका आएगा बेटा। ये पॉइंट्स देखो आप अपने हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से बना सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट मैंने लिया क्या, कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सर किसका बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन बनाएगा इसको? सो सर बनाने वाला कौन है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। अरे यार क्या होता है इधर, ये चल ही नहीं रहा ठीक से। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट का। ये नीचे ऊपर क्यों जा रहा है, गेम खेल रहा है मेरे साथ, जाने दो। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। एफएस बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटिंग करने का मैनेजमेंट का है। बट जब मैं बात करूं ऑडिट की, तो ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस एंटिटी, जिसने बिजनेस एंटिटी ने जिसको अपॉइंट किया है भाई,
क्लियर विद दिस। अभी बिजनेस एंटिटी अपॉइंट करेगा या कौन अपॉइंट करेगा, ये यूजुअली अपॉइंटेड बाय किसने बेटा, आपका शेयर होल्डर्स। बट नॉर्मल ऑडिट लेवल पे बात करें तो विल टॉक अबाउट कि बिजनेस एंटिटी और शेयर होल्डर्स, बिकॉज कंपनी में तो शेयर होल्डर्स करेंगे, अगर मैं बोलूं पार्टनरशिप फॉर्म में तो पार्टनर करेगा, एंटिटी करेगा अपॉइंट, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट पर्सन है ये जिसको अपॉइंट करेंगे बिजनेस एंटिटी या शेयर होल्डर्स। क्लियर विद दिस। नेक्स्ट, अभी जब अकाउंटिंग का रिव्यू में कुछ आता है क्या सर, रिव्यू पॉइंट देखिए, अकाउंटेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिव्यू द रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसने रिव्यू करने का कोई जरूरत नहीं ना, बिकॉज वो तो बेसिकली अकाउंटिंग करने का काम करेगा। बट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिपोर्ट विद द ओपिनियन विथ ट्रू एंड फेयर असर्शंस। ये ट्रू एंड फेयर रिव्यू के रिगार्डिंग ऑडिटर ने रिव्यू करना जरूरी है, रिव्यू मैकेनिज्म है ऑडिट। क्लियर विद दिस। नेक्स्ट, अकाउंटेंट किसके लिए काम करता है, ये काम करता है अंडर द मैनेजमेंट, सही है, ये मैनेजमेंट के अंडर काम करेगा। बट जो ऑडिटर काम करेगा वो मैनेजमेंट के अंडर करेगा, किसका करेगा, सिंपल सी बात है ना यार, ऑडिटर तो इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो किसके लिए काम करता है, वो शेयर होल्डर्स के लिए काम करता है एंड नॉट जस्ट फॉर द मैनेजमेंट। ये बहुत अच्छे से याद रखना, सिर्फ मैनेजमेंट के साथ नहीं, तो मैनेजमेंट के लिए तो करेगा ही, बट मेजरली वो किसके लिए काम कर रहा है, शेयर होल्डर्स के लिए कर रहा है। क्लियर विद दिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबिलिटी, अकाउंटिंग करेंगे तो कौन से स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडेस, एएस और इंडेस, व्हिचएवर इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो इंडेस और एएस एप्लीकेबल होगा। बट जब मैं ऑडिट कर रहा हूं तो ऑडिट के लिए मुझे आएंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्लियर विद दिस, तो मुझे ऑडिट के लिए रिलेवेंट रहेगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। परफेक्ट। अभी एप्लीकेबिलिटी, सर अकाउंटिंग करना कब जरूरी है, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट में आपने पढ़ा है सेक्शन 44AA कि जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज मैंडेटरी इन सेक्शन 44AA, जिनके लिए भी रिक्वायर्ड है, उनको तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, अकाउंटिंग करना मैंडेटरी है, उनके अलावा तो वॉलंटरी है। तो एप्लीकेबिलिटी कब आएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट अगर सेक्शन 44A है बोलता है तो वहां पे उनकी जरूरत पड़ सकती है, सर मैंडेटरी रहेगा 44A के हिसाब से। बट ऑडिट कब करवाना है सर, अगर कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से, टैक्स ऑडिट है तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सेक्शन 44AB, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके एक्ट के हिसाब से, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से बैंक ऑडिट के लिए। सो ऑल दिस थिंग्स विल डिपेंड कि कौन से नेचर ऑफ एंटिटी है, तो दैट इज व्हाट 44AB आ सकता है। देन कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट, तो रिस्पेक्टिव लॉज के अंडर उसका ऑडिट होगा। चलो ये हुआ आपका क्या डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिट। ज्यादा डिस्कस करने के इसमें कोई मतलब नहीं बनता, बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। अभी तो बस थ्योरी चल रहा है अपना, जहां जहां जितने जितने प्रैक्टिकल पॉइंटर है उतना रिलेवेंस दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना बेटा। अभी जब एक्चुअल में अपना ऑडिट स्टार्ट होगा ये चैप्टर के बाद, तो तब देखना कितना मजा आएगा आपको। अभी ठीक है, अकाउंटिंग ऑडिट ये टाइम पास चीज था। सबसे पहला मीनिंग, मीनिंग में पहला पॉइंट मेरे साथ बोलोगे, फटाफट बोलोगे मेरे साथ, मीनिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिट। मीनिंग का सबसे पहला पॉइंट सर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस है, यहाँ पे क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सेकंड थिंग आता है नेचर, सर अकाउंटिंग में क्या है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ ऑल द डेटा एंड ट्रांजैक्शंस अकर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे सेकंड क्या है सर, ये तो एनालिटिकल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू परफॉर्म द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना, सही है। क्लियर विद दिस। नेक्स्ट थिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए मैनेजमेंट का। इसके बाद में ऑडिट के लिए बात करूंगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, जिसको अपॉइंट करेगा इधर शेयर होल्डर और मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट रिव्यू, ऑडिटर अकाउंटिंग के केस में रिव्यू का जरूरत है क्या, नो, जो बंदा अकाउंटिंग करेगा वहां पे मैनेजमेंट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, वो उनका देखेगा। बट सर ऑडिट में है तो ऑडिट में जरूरी है बहुत ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट्स व्हाई रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स अंडर ऑडिट। एंड रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑडिटर को ओपिनियन देना पड़ता है। उसके बाद में वर्क फॉर, अकाउंटेंट जो भी काम करेगा वो मैनेजमेंट के लिए काम करेगा, एंटिटी के लिए काम करेगा। ऑडिटर जो काम कर रहा है वो शेयर होल्डर्स के लिए काम कर रहा है, ओनर्स के लिए काम कर रहा है, नॉट जस्ट फॉर द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज वेल एज शेयर होल्डर्स, मेजरली फॉर शेयर होल्डर्स अगर कंपनी की बात करूं। नेक्स्ट रहता है स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबिलिटी। सो सर अकाउंटिंग के लिए मेरा एएस इंडेस एप्लीकेबल होगा अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मैं एक वर्डिंग यूज करूंगा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आपने ध्यान रखना है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लिख लेना मेरे साथ। अगर AFRF एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या हो रहा है ये, या टेबल में कुछ गड़बड़ है, छोड़ दो। एप्लीकेबल फाइनेंशियल
रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब इधर एएस होगा या इंडेस होगा एज पर एप्लीकेबिलिटी, जो भी उस एंटिटी को एप्लीकेबल है। तो वो देखना पड़ेगा भाई, एएस एप्लीकेबल है तो एएस के हिसाब से, इंडेस एप्लीकेबल है तो इंडेस के हिसाब से वो अपने को इंश्योर करना पड़ेगा सर कौन सा एप्लीकेबल है इनको, ठीक है, एएस और इंडेस। एंड जब ऑडिट करेंगे तो ऑडिट में आएगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एसएज, ये आपको पता है, बोला है मैंने। एंड एप्लीकेबिलिटी सर, अकाउंटिंग का एप्लीकेबिलिटी मैंडेटरी आएगा जब सेक्शन 44A बोलेगा आपको अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। एंड जब ऑडिट की बात करेंगे तो रिस्पेक्टिव लॉज देखना पड़ेंगे हमें। अगर मैं इनकम टैक्स के टैक्स ऑडिट की बात करूँ तो सेक्शन 44A भी आएगा। अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोलूँ तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट आएगा। अगर मैं बोलूँ सर कंपनीज, तो इन दैट केस कंपनीज एक्ट 2013 आएगा, जो मैंडेटरी बोलेगा सर ऑडिट करवाना जरूरी है। चलो ठीक है, अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो बेटा देख लो, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है मेरे क्वेरीज के लिए मेरा मेल आईडी एज वेल एज मेरा मोबाइल नंबर। एंड इंट्रोडक्शन सेक्शन में मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक वगैरह भी दिया था ग्रुप का, तो देख लेना लास्ट में जो दिया है मैंने, ठीक है ना। चलो अभी टाइम पास क्वेश्चन है कुछ, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, फटाफट इसको खत्म करते हैं एंड देन हम आगे बढ़ेंगे अपना कुछ रिलेवेंट पॉइंट्स के लिए। चलो क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर आप अच्छे से बोल सकते हो भैया। क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू एसे 200, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, दिस कैन बी योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन, BER करके मार्क कर लेना इसको। इंटीग्रिटी एंड बैक बाय इंडिपेंडेंस, अकॉर्डिंग टू एसे 200 द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी बैक्ड बाय एडिक्वेट इंडिपेंडेंस, दिस इज व्हाट वेरी वेरी रिलेवेंट थिंग। क्वालिटी भाई, इंटीग्रिटी होना चाहिए एंड इंडिपेंडेंस होना चाहिए, जो भी काम कर रहा है वो इंडिपेंडेंटली करना चाहिए। एंड इंटीग्रिटी, मोरालिटी, इथिकल प्रिंसिपल्स उसने फॉलो करने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट थिंग, उसको नॉलेज होना चाहिए किस किन चीजों का, भाई अकाउंटिंग का तो नॉलेज मस्ट रिक्वायर्ड, बिकॉज ऑडिट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। तो जब तक अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं तब तक तो कैसे चलेगा। अकाउंटिंग के साथ उसको बाकी चीजों का भी नॉलेज होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको कंपनीज एक्ट 2013 का नॉलेज होना जरूरी है। अरे बराबर है ना, कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है, उसको पता ही नहीं भाई कंपनी का ऑडिट के प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं, कैसे करेगा ऑडिट, नहीं चलेगा। सो कंपनीज के ऑडिट में, कंपनीज एक्ट में बोला हुआ है कि कौन ऑडिटर करके अपॉइंट हो सकता है, उसके क्या ड्यूटीज है, उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो वो चीज तो सबसे पहले उसको करनी पड़ेगी, विदाउट उसके तो ऑडिट ही नहीं कर पाएगा। तो ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ कंपनीज एक्ट। उसी के साथ उसको कुछ अलग सेक्शंस की जरूरत पड़ सकती है, जहां पर भी नॉन कंप्लायंस आएगा कंपनी का तो इनको पेनल्टी हो सकती है, एंड दैट मे रिजल्ट इनटू फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस, and that is the reason he should have the adequate knowledge of what Companies Act 2013। so सबसे पहले हमने बात कर ली अकाउंटिंग का नॉलेज होना मस्ट, कंपनीज एक्ट 2013 का भी नॉलेज होना जरूरी है, एडिक्वेट है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बेटा आएगा आपका थर्ड चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कि हाउ द बिजनेस इज जनरली ऑपरेटेड, कि बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है भाई उसको पता होना चाहिए। ही शुड नो कि बिजनेस का एक वन ऑफ द मेजर पर्सपेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एफएम के क्लास में हमने देखा है पहले ही सेक्शन में ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो दैट्स वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सर ये बिजनेस के कुछ प्रिंसिपल्स, बिजनेस कैसे ऑपरेट करता है, उसकी क्या क्या प्रोसीजर्स होती है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसके बाद में सर इनके प्रोसेसेस क्या होते हैं, सॉरी अगर मैं बोलूं सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बेटा, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या प्रोसेस होता है, कैसे यूजुअली परचेस होता है, कैसे यूजुअली सेल्स होता है, कितने टीम्स रहते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, है ना। सो दैट यू शुड नो। नाउ व्हेन आई एम सेइंग कि सर्विसेज का कोई इंडस्ट्री है, तो लेट्स से मैं आईटी कंपनी की बात करूं, टेक महिंद्रा का ऑडिट मैंने किया हुआ है, तो टेक महिंद्रा में जाऊं और देखो भाई मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं उनको जाके वहां पे पूछूं भाई तुम्हारा इन्वेंट्री कितना है, वो बोलेंगे भाई तू निकल यहां से, तो कुछ काम का ऑडिटर नहीं है। बिकॉज अगर तुझे पता नहीं कि सर्विस इंडस्ट्री में इन्वेंट्री क्या आएगा रे, अरे तू पागल है क्या, तू तो यहाँ पे रेवेन्यू की बात कर, तू तो यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की बात कर, किस बात का इन्वेंट्री बात कर रहा है तू। बट अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में जाके बोलूं भाई कि आपके सिर्फ मुझे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बताओ, मुझे रेवेन्यू इन्वेंट्री का कोई जरूरत नहीं, तो वो बोलेगा भाई तू अभी भी पागल है, बिकॉज तू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पूछा, दैट इज ओके, वो तो रहेगा इधर एप्लीकेबल। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, तो जब बोल रहा है कि इन्वेंट्री का मुझे कोई जरूरत नहीं, तो मतलब तू पागल है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री में, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में तो इन्वेंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वहीं पर तो सब झोल हो सकता है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो जब मैंने अपना इसका ऑडिट किया था, क्या मैं जब ट्रैक्टर का कंपनी बोल रहा हूँ, सो स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ बड़े बड़े कंपनी ज़ारा का ऑडिट किया था, तो सब ये सब चीजें हैं, रिटेल है, तो अभी मैं रिटेल में जाके बोलूंगा भाई तुम्हारा इन्वेंट्री दिखाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अरे बिकॉज उनका पूरा स्टोर ही वही है, अरे उनका मेजर इन्वेंट्री में ही पैसा ब्लॉक हुआ रहता है,
ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसे कोई स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करूं, जब मैं कोई स्पेसिफिक इसकी बात करूं, तो ये सब मुझे देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जब मैं जॉन डियर का ऑडिट किया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ट्रैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन्वेंट्री, ठीक है ना। जॉन डियर का ऑडिट करते समय आई हैव टू सी इन्वेंट्री, आई हैव टू फोकस ऑन दैट, एंड आई वाज इनफ फॉर्चुनेट कि आई कुड परफॉर्म द ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वही मुझे ऑडिट करना था वहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट। एंड वी आर परफॉर्मिंग द ऑडिट फॉर यूएस गैप, यूएस का गैप, यूएस का जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एंड दैट्स व्हाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो तो बंदे ऐसे होते हैं, उनके लिए काम करना मतलब दे एक्सपेक्ट कि आप इतना ज्यादा डिटेल में करो कि जिसकी कोई सीमा नहीं, सही है ना। तो दैट्स व्हाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो कि सर आपको सभी पर्सपेक्टिव, क्या बोला मैंने, पहली चीज अकाउंटिंग मस्ट, कंपनीज एक्ट 2013 मस्ट। तीसरा बात, बिजनेस कैसे ऑपरेट करता है, बेसिक लेवल पे एटलीस्ट यू शुड नो जनरल नॉलेज अबाउट दैट बिजनेस, हाउ दैट इज ऑपरेटेड विद द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। अगर मैं स्पेसिफिक नॉलेज बात करूं तो बैंकिंग का ऑडिट करने जा रहा हूं, बैंक ऑडिटर, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एटलीस्ट कुछ तो थोड़ा तो पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें होती है उसमें। एक LFAR करके होता है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, जिसको पता ही नहीं लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट करके RBI का कोई रिक्वायरमेंट होता है, तो हाउ यू आर गोना परफॉर्म द ऑडिट ऑफ बैंक। That's what you should have the basic understanding what the specialized area of nature industry of that particular bank, जिसको पता होना चाहिए भाई रेपो क्या होता है, जिसको पता होना चाहिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिसको पता होना चाहिए बैंक में क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बोरोइंग्स ऑडिट कैसे करना है, क्या स्टेटमेंट्स, क्या सिस्टम होता है, कैसे वर्क करते हैं, यू शुड नो एटलीस्ट थोड़ा स्पेशलाइज नेचर, ठीक है। सो चलो, थोरो द नॉलेज, थोरो नॉलेज ऑफ द कंपनीज एक्ट, थोरो नॉलेज मतलब काफी अच्छा नॉलेज। पार्टनरशिप एक्ट, जब पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कर रहे हो, उसके बाद में मर्केंटाइल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह होना बहुत जरूरी है, इज नो लेस इंपॉर्टेंट। जब वो कोई स्पेशल स्टैट्यूट्स के अंडर गवर्न कर रहा है, जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल दिया, तो आप यहां पे लिख सकते हो फॉर एग्जांपल बैंक, ठीक है, फॉर एग्जांपल बैंक, स्पेशल बोलूंगा तो बैंक लिख सकते हो एग्जांपल के लिए। एक मिनट रुको, ये बहुत ही छोटा हो गया है, हाँ स्पेशल स्टैट्यूट मतलब बैंक, ठीक है। साउंड नॉलेज ऑफ द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ टैक्सेशन इज ऑल्सो अनअवॉइडेबल। प्रैक्टिस टैक्सेशन का तो थोड़ा बेसिक तो नॉलेज होना चाहिए ना भाई। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड कि आप एक्सपर्ट हो उसमें, इसी के लिए तो ऑडिटर्स एक्सपर्ट का कंसेप्ट आया ना, बट एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए भाई, ठीक है ना। क्या एडवांस टैक्स करके कुछ कंसेप्ट है, TDS करके कुछ कंसेप्ट है, क्या कहाँ पे कितना परसेंटेज लगता है TDS, तो वो सब तो आपको पता ही होना चाहिए ना यार। उसके बाद में सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, टैक्सेशन हुआ, लॉ हुआ, सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए कि कैसे बिजनेस को जनरली कंडक्ट किया जाता है, ये भी हमने बात कर ली। एंड अगर कोई स्पेशल फीचर्स है तो वैसे जैसे बैंक के केस में होता है, थोरो नॉलेज ऑफ ऑल द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ये तो मस्ट है, इसका कोई जरूरत ही नहीं है बोलने का, ठीक है। चलो ये पॉइंट हो गए अपने। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है। चलो अभी देखेंगे ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, ये लास्ट पॉइंट रहेगा अपना इस सेशन का। इसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले सेशन में एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड, जो हमने बात कर ली थी ना, उसी का डिटेल में एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। एस्पेक्ट्स, ये ऑब्जेक्टिव्स का हमने बात कर लिया है, ठीक है। ये इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एक, ऐसे हम पॉइंट आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अभी हम करते हैं एक लास्ट वाला बहुत टाइम पास क्वेश्चन है, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है। सो सबसे पहले ये दोनों सेम नहीं है, नो बेटा, ऑडिट इज नेवर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है भाई, तुम जा रहे हो एंड तुम जहां पे जा रहे हो ना, बेसिकली तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तुम्हारे पास पावर्स है, अथॉरिटीज है क्या, कि उसको इन्वेस्टिगेट करना, सर्च करना, तो आपका रुबाबदार ऐसे व्यक्तिमत्व रहेगा वहां पे जाके। बट ऑडिट में रुबाबदार तो रहेगा ही, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास ऐसा कोई पावर ऑफ सर्च सीजर नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यार, ऑडिट में तो टाइमलाइन देता है भाई, इतने दिन में ऑडिट खत्म करना है। इन्वेस्टिगेशन में किस बात का टाइमलाइन, इन्वेस्टिगेशन एक बार स्टार्ट किया, जब तक आपको कोई कंक्लूजन नहीं मिलता तब तक छोड़ नहीं सकते। सो दिस इज व्हाट मेजर डिफरेंस। तो ऑडिट इज नेवर एन इन्वेस्टिगेशन। एक माइंड आपका रहेगा क्रिटिकल असेसमेंट का, मैं क्या बोल रहा हूं, ऑडिट में काम करते समय योर माइंड हैज टू बी क्रिटिकली असेस्ड, कि आपका क्रिटिकल असेसमेंट का माइंड होना चाहिए। बट उसी के साथ आपने ये नहीं ध्यान देना कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, बिकॉज आप इन्वेस्टिगेटिव माइंड नहीं चलेगा। आपको ऑडिट में इन्वेस्टिगेटिव माइंड रखना जरूरी नहीं है, नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब मैं ऑडिट की बात करूं तो ऑडिट में सबसे पहले मीनिंग, ये तो एक इंडिपेंडेंट एंड क्या है, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है, किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ऑफ द एविडेंस अंडरलाइंग द अकाउंटिंग एंड अदर डेटा इन अकॉर्डेंस विद द जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसको गैप मत भूलना, गैप दोनों जगह पे हो सकता है, गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। टू असर्ट इन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आपने पढ़ लिया।
ये डेफिनेशन है। इन्वेस्टिगेशन क्या है, एग्जामिनेशन ही है, बट जब व्यू है भाई टू असर्टेन एनी फैक्ट फॉर द सम स्पेशल पर्पज, क्या बोले कि कुछ स्पेशल पर्पज के लिए भाई हम ये काम कर रहे हैं, क्या फॉर द स्पेशल पर्पज। अभी ये फिर से नहीं हो रहा है, कुछ तकलीफ दे रहा है मुझे। एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट, accounts and records with a view to express ascertain some special purpose, कुछ स्पेशल पर्पज के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये असाइनमेंट वाइज आपका डिफर करेगा। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट थिंग, स्कोप बात करेंगे तो ऑडिट में तो वाइड स्कोप है भाई, ऑडिट में बड़ा स्कोप है ज़्यादा। स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करूं तो हमने अभी देख लिया था स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या क्या चीज़ है। द स्कोप इज डिटरमाइन, कौन डिटरमाइन करता है, बाय द रिलेवेंट लॉ एंड इन केस ऑफ प्राइवेट ऑडिट मैनेजमेंट ऑडिट बाय अ क्लाइंट। ये जब मैं इंटरनल ऑडिट वगैरह बात करूं जहाँ पे मैनेजमेंट डिटरमाइन करेगा कि ऑडिट में क्या क्या करना है, बट मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करूं तो वहाँ पे लॉ डिसाइड करेगा, कंपनीज एक्ट डिसाइड करेगा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग डिसाइड करेंगे सर क्या क्या स्कोप ऑफ ऑडिट होना चाहिए, जो अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है ना। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन का स्कोप क्या है इन्वेस्टिगेशन कौन डिसाइड करेगा भाई, क्या करना चाहिए, वो तो डिसाइड करेगा भाई जो रिस्पेक्टिव एरिया है या जो रिस्पेक्टिव सिचुएशन है उसमें क्या करना चाहिए, वो इन्वेस्टिगेटर डिसाइड करेगा एंड उसका टीम डिसाइड करेगा अलॉन्ग विद द रिस्पेक्टिव पर्सन हु हैज अपॉइंटेड हिम, ठीक है। क्लियर विद दिस। तो ये डिपेंड करेगा सर क्या कर रहे हो, कौन से एरियाज करने हैं उसके हिसाब से। नेक्स्ट थिंग, ऑब्जेक्टिव। हम जब ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट में ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने को ओपिनियन देना है यार। ओपिनियन का ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, दैट इज व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव, कि ट्रूथ एंड फेयरनेस के रिगार्डिंग हमें ओपिनियन देना है, ठीक है। बट इन्वेस्टिगेशन एक स्पेशल पर्पज के लिए, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन में ऑब्जेक्टिव ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन एक स्पेशल पर्पज के लिए वो डिपेंड करेगा कि कौन से सिचुएशन में किस बात का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। क्लियर विद दिस। ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल, जो गैप है इन अकॉर्डेंस विद एसेट्स स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बट जब मैं बोलूं इन्वेस्टिगेशन तो इन्वेस्टिगेशन एक एक्सटेंडेड ऑडिटिंग प्रोसीजर है। क्या बोले, यहां पे एक्सटेंडेड ऑडिटिंग प्रोसीजर है। क्यों, बिकॉज सर इसको ऑडिटिंग क्यों बोला, अरे यार ऑडिटिंग का ही एक्सटेंडेड वर्जन है ना, जहां पे आपको पावर दे दिया कि आप पावर कर, आपको सर्च सीजर का पावर है, आपको बेसिकली इन्वेस्टिगेटिव माइंड रखना है, तो ऑडिटिंग का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। एविडेंस, ऑडिटर यहाँ पे इवैल्यूएट करेगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, यहाँ पे अपने ध्यान देना है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को इवैल्यूएट करेगा टू ऑब्टेन विद अ परस्यूएसिव एविडेंस। परस्यूएसिव एविडेंस क्या होता है बाद में अपन डिटेल में बात करेंगे, बट अभी के लिए शॉर्ट में बता दूं तो परस्यूएसिव मतलब ऐसा जिस एविडेंस के बेसिस पे आप कंक्लूजन देने के लिए समर्थ हो, जिस एविडेंस के बेसिस पे यू कैन गिव योर ओपिनियन, दैट इज व्हाट योर परस्यूएसिव एविडेंस। क्लियर विद दिस। उसके बाद में इन्वेस्टिगेटर कैन ड्रॉ हिज कंक्लूजन्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंशियल एंड समटाइम्स कंक्लूसिव एविडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये बहुत डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस है कि सर ऑडिट में कंक्लूसिव एविडेंस नहीं रहेगा बेटा। एक बात अच्छे से ध्यान रखना, ऑडिट में यू वोंट गेट एनी कंक्लूसिव एविडेंस, यू वोंट हैव कंक्लूसिव एविडेंस। आपका जो रहेगा वो परस्यूएसिव एविडेंस रहेगा। आप 100% नॉट 100% कॉन्फिडेंस, एक मिनट रुको, नॉट 100% कॉन्फिडेंट, बट आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रखनी है ध्यान में कि सर पता नहीं है क्यों इतना कॉन्फिडेंट, बट कंक्लूसिव एविडेंस मतलब क्या भाई, वो प्रूव करा के दे रहा है आपको, प्रूफ है यहाँ पे कि भाई ये कंक्लूड कर रहा है, ये डायरेक्टली कंक्लूड करेगा सर कि दिस इज व्हाट द फाइनल थिंग इज बेस्ड ऑन दैट एविडेंस। नेक्स्ट, अप्रोच, यहाँ पे स्केप्टिकल अप्रोच रहेगा, नॉट द सस्पिशियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे स्केप्टिकल अप्रोच रहेगा, नॉट सस्पिशियस अप्रोच। क्लियर विद दिस। बट इन्वेस्टिगेटर में सस्पिशन इन्वॉल्व होता है एंड कलेक्ट्स एविडेंस टू आइदर कंफर्म और डिस्पेल दैट सस्पिशन, कि मुझे पहले ही शक है भाई। शक किस में आएगा, इन्वेस्टिगेशन में। ऑडिट में कोई शक वगैरह नहीं रहता, वो एक तो ड्यूटी है, बेसिकली ऑडिट परफॉर्म इसी के लिए करते हैं हम स्पेसिफिकली, ठीक है। क्लियर विद दिस। चलो, एंड पीरियोडिसिटी, ऑडिट एक रूटीन एक्सरसाइज है, ये तो जहां पे जरूरत पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन वो स्पेसिफिक हमें पता चलेगा। इसमें टाइमलीनेस का एक पॉइंट आप इंक्लूड कर लेना, टाइमलीनेस नॉर्मली कंडक्टेड एन्युअली, एंड इसके बाद में इसमें टाइमलीनेस आता है कि ऑडिट में सर टाइमलीनेस कि हमें ऑडिट खत्म करना पड़ता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, पर ये अपना लॉन्गर देन 1 ईयर, दिस इज नॉट अनलेस कंक्लूड्स अप टू कंक्लूडिंग, ठीक है। अप टू कंक्लूडिंग लिखता हूं, अप टू कंक्लूडिंग। जब तक कंक्लूड नहीं होता भाई वो गिल्टी है या नहीं है, तब तक आपका इन्वेस्टिगेशन चलेगा।
ठीक है। बट यहाँ पे टाइमलीनेस है, यहाँ पे आपको ओपिनियन देना है विद इन रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ टाइम। और ये टाइम कब तक रहता है बेटा, एजीएम तक, सही है। एनुअल जनरल मीटिंग जब तक नहीं होगा कंपनी का तब तक आप ऑडिट रिपोर्ट देने पड़ेंगे ना, एजीएम के बाद थोड़ी ऑडिट रिपोर्ट दिया तो चलेगा, नो, है ना। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस, परफेक्ट। चलो हम बढ़ेंगे अभी, इसके बाद में हम करेंगे आगे कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अभी तक हमने काफ़ी सारा थ्योरी पढ़ लिया है ना। ये लेक्चर ज़्यादा बड़े नहीं करने मुझे, बिकॉज आप बोर हो जाओगे, थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा तो, ठीक है। बट आई होप आपको पसंद आ रहा है ना। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपके दोस्तों को प्लीज़ रेफर करना एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज। डेफिनेटली वी विल हैव अ बेटर कॉन्वर्सेशन टू रिजॉल्व ऑल यूर क्वेरीज एंड आप एकदम 100% कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अगर कुछ बात करनी है तो डेफिनेटली लेट यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो मैंने आपको पहले इंट्रो के लेक्चर में भी दिए थे और नोट्स के हर एक अल्टरनेट पेज पे नीचे फुटर में दिया हुआ है, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।